क्या पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर? मिनरल्स क्या होता है? अब इससे पहला एक चैप्टर है जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर। तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि जो मेरा प्लांट है उसके अंदर किस किस का ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर मिनरल का। दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हमारी रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने से पहले वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाइपरटोनिक हो जाती है या हाइपोटोनिक हो जाती है। रूट्स क्या हो जाएंगी, हाइपर या हाइपो? मैम हाइपो। हाइपर। हाइपर हो जाएंगी ना, बिकॉज उसके अंदर मिनरल ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें समझना है कि हमारी जो रूट्स हैं वो मिनरल्स को absorb करती है। कौन कौन सा मिनरल उनके लिए एसेंशियल है, इसमें से वो मिनरल उन प्लांट की ग्रोथ में क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। पहला टॉपिक इसके अंदर जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो होता है मेरा हाइड्रोपोनिक्स। इस हाइड्रोपोनिक्स पे बच्चों बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। मैम ये तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लांट को नॉर्मली हम लोग किस में ग्रो कराते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो कराते हैं। यहाँ पे हम सॉइल के अंदर ग्रो ना करा के उसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉइल के अंदर से क्या मिलता है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अगर मैंने कोई ऐसा मीडियम बना लिया जिसके अंदर वाटर है और उस वाटर के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाल दिए और प्लांट को ग्रो करा रही हूँ, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो कराना। ये टेक्निक किसने डिस्कवर किया था? जुलियन बॉन्सेट। मैम जूलियस सैक ने जॉन सेक ने 1860 एक और काम किया था लास्ट चैप्टर में जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था। स्टार्च रहेगी दोनों की चीजें। इस साइंटिस्ट ने दो कंट्रीब्यूशन किए, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दिया और एक हमारा स्टार्च के बारे में बताया। क्लियर? बस इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पेज पे से सिर्फ यही चीज याद रखनी है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या होती है और किसने दी थी और कब दी थी। 1860 में एक क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक्स पे आ सकता है। आता है हमारे पास असेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है और नॉन एसेंशियल क्या होता है। अब अगर हम देखें कितने एसेंशियल होते हैं कितने नॉन एसेंशियल होता है, इसका कोई आइडिया है? या फिर किस एक क्राइटेरिया यहाँ पे सेट कर दिया गया है कि मैं किसको एसेंशियल बोलूंगी और किसको नॉन एसेंशियल बोलूंगी? हम 17 एसेंशियल है 17 एसेंशियल है। और क्वालिटी के बेसिस क्वांटिटी के बेसिस पे हम क्वांटिटी के बेसिस पे, एग्जैक्टली यही चीज मुझे सुनना था आपका। क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग इनको बताएंगे कि कौन मेरे पास एसेंशियल है, कौन मेरे पास नॉन एसेंशियल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास मोर देन 60 एलिमेंट्स है, मोर देन 60 एलिमेंट, जैसे कि अराउंड 105 एलिमेंट्स है जिनको हम लोगों ने डिस्कवर किया है जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारा सेलेनियम, गोल्ड हो गया। While some plants grow near nuclear test sites such as जैसे कि radioactive strontium, these are the techniques that are able to detect the minerals even at very low concentration जैसे कि 10 to the power -8 ग्राम पर ml। अब यहाँ पे बस सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी कि एसेंशियल का मतलब क्या होता है और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है। अब अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी बहुत कम अमाउंट में, तो मैं उसको एसेंशियल बोलूंगी या नॉन एसेंशियल बोलूंगी? नॉन एसेंशियल। अगर मेरे को कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा कम अमाउंट में, और वो कम अमाउंट कितना होगा, 10 to the power -8 ग्राम। -8 यस मैम। अगर मेरे को इससे कम अमाउंट का चाहिएगा तो उसको बोलेंगे, बोलो बच्चों, ये चैप्टर पहले पढ़ा रखा। यस मैम। पूरे नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर कराए हुए हैं, स्टिल आप लोग कंफ्यूज हो, रिवीजन नहीं करके आए हो ना? मैम इस चैप्टर का नहीं किया। तो कौन सा चैप्टर का क्या है फिर? प्लांट वाला किया है। केमिस्ट्री का कर रखा। लेकिन ये वाला चैप्टर भी तो था ना, और मैंने जब लिंक भी शेयर किया था, लिंक में भी मेंशन किया था मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर क्यों नहीं किया इस चैप्टर का रिवीजन? किसी ने भी नहीं किया इस चैप्टर का रिवीजन।
क्वेश्चंस कैसे करते फिर? मिशबा आ गई है आज क्लास में, वेरी गुड मिशबा। चलो, तो हमें जो लो अमाउंट में चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम आपका नॉन एसेंशियल, और जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, देखो एसेंशियल। एक और क्राइटेरिया है इसका। Wait. एक आपने टर्म सुना होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है मेरे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम उससे एसेंशियल नॉन एसेंशियल ना बोल के हम उनको क्या बोल देते हैं, माइक्रो और मैक्रो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होंगे मेरे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो टर्म से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब इनको मेरे को कितनी अमाउंट में चाहिए, 1 से more than 10 ml per more kg than size. 10 ml. और माइक्रो Less than लेस 10 देन ml 10 per kg. मोल लीटर के। लेस देन Didi 1 पॉइंट मैम 1 में, मिलीमोल 0.1 में हमें चाहिए। ये होगा हमारा ml पर ग्राम। mol. मिलीलीटर। ये लिखो, पहली चीज हमें ये याद रखनी है। अब मैक्रो की क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दे देंगे, उस एलिमेंट्स में से पूछेंगे कि ये मेरे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब इसकी मैंने आप लोगों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स याद रखने की एक ट्रिक बताई थी, यस मैम। याद है किसी Yes, को? मेरे क्या को ट्रिक थी? कौन पी के गया मैं मुझसे कौन कॉफी? पी के मग से काफी. अच्छा, वो वाली ट्रिक लिखोगे, चलो वो वाली लिख लो। Yes, कौन पी के मग मग से से काफी. CHO1 क्या था यहाँ पे, पीके क्या था, Mg क्या था, एस क्या था, कैल्शियम क्या था, Fe था, नहीं. Fe नहीं था ना, नो मैम एफी हाँ, माइक्रो। नहीं था। कैल्शियम तक ऑन. P4 कार्बन। कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन N4 नाइट्रोजन, P4 फॉस्फोरस. P4 फॉस्फोरस P4. फॉस्फोरस था इसमें, सिर्फ हाँ मैम था. पोटेशियम। यस मैम, होना चाहिए फर्स्ट। एग्जैक्टली, फॉस्फोरस भी था, पोटेशियम भी था। Mg4 मैग्नीशियम, S4 सल्फर, Ca4 कैल्शियम, याद रखनी है। और माइक्रो के अंदर कौन कौन आता है? एफी मैंने जेड बॉम्बे जाकर मैग्नीशियम। साइकिल कुएं में ना फेंकी. मैंने साइकिल जाकर कुएं मैम में बॉम्बे नहीं, तो रह गया. बॉम्बे। एक सेकेंड, निकल। मैंने नहीं, ME नहीं, मैंने साइकिल बॉम्बे. जाकर मैम बॉम्बे फिर रह गया. बॉम्बे, लिखो इसको भी, साइकिल बॉम्बे जाकर कुएं में नहीं फेंकी, Fe। अब देखना अब सही है क्या? नहीं हुई. जैडन रह गया और निकल रह मनोज गया. मनोज बताएंगे, मनोज ट्रिक क्या थी, मैंने सही लिखा क्या? मनोज यस मैम। बताओ जल्दी से। बच्चा मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, मेरा नेटवर्क इशू दिखा रहा है शायद। सही है मैम। मनोज ट्रिक बताओ जल्दी से, ताइबा बताएगी माइक्रो की, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ पे। ट्रिक में ये था, मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। एग्जैक्टली तो मतलब मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं
फैटी। ये सारे के सारे मेरे क्या हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो एमएन, अभिषेक बताएंगे MN4। अभिषेक, व्हाट इज MN हियर? अभिषेक नहीं है क्लास में? अमन कुमार, अमन, MN बताओ जल्दी से क्या होता है? मैग्नीशियम, सॉरी, MN, मैम मैं बोल रुक जाओ राधिका। परम, MN4। मैंगनीज, मैग्नीज, मैग्नीज का एक रोल बताओ जो हमने कल पढ़ा था। मैम मैं बोल प्रकाश, यस मैम। रोल मैग्नीशियम बताओ, रोल ऑफ मैग्नीज। मैग्नीशियम Mg होता है बच्चों। रोल बताओ उसका जल्दी से। मैम मैम याद बताओ। बेटा कल ही बनाया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है पूर्णिमा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ही करता है ना। यस मैम, राशि B4 क्या होगा यहाँ पे? बोरोन। बोरॉन होगा। Zn4 जिंक, Cl4 क्लोरीन, Cu4 कॉपर, M4 मोलिब्डेनम, Ni4 निकल, Fe4 आयरन। आयरन। तो ये सब मेरे क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अपने पास ये ट्रिक लिख लेना और ट्रिक के अंदर से आइडेंटिफाई करके बता देना कि ये कौन सा माइक्रो है, कौन सा मैक्रो है। ठीक है, यस मैम, चलो। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। फिर आता है मेरे पास क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, कि मैं किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल क्यों बोलूंगी। उसके पास मेरे को पास कुछ क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो एलिमेंट्स है मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ। मतलब सिंपल सी चीज है कि हमारा जो एलिमेंट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, कि अगर उस न्यूट्रिएंट की या फिर उस एलिमेंट की एब्सेंस हुई तो मेरा प्लांट ग्रो नहीं करना चाहिए। तभी माना जाएगा कि हाँ ये एलिमेंट उस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। अगर उसकी एब्सेंस में भी ग्रो कर रहे हैं तो काहे का असेंशियल? नहीं होगा ना असेंशियल। और उस एलिमेंट का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी सपोज कर रहा है फोटोलाइसिस हमारा MN कर रहा है, अगर MN मेरे पास नहीं होगा तो इसका मतलब फोटोलाइसिस होना भी नहीं चाहिए। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पे आ सकता है ये। पहला, प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसकी एब्सेंस में प्लांट ग्रो नहीं करना चाहिए। सेकेंड, उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं होना चाहिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई तो उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आने चाहिए, ये नहीं कि उसकी डेफिशिएंसी होते ही कोई दूसरा उसका रोल प्ले करने लग जाए। और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व हो। तीनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस मैम। फिर आता है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एग्जैक्टली इन लोगों ने बता दिया क्या क्या है। अब मेरे पास आ जाता है रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमको ये पढ़ना है। रोल पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब रोल में सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या याद रखनी है? कोई भी एलिमेंट पढ़ोगे सबसे पहले आप लोगों को ये पढ़ना है कि भाई वो एलिमेंट मेरे प्लांट एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है। प्लांट उसको एब्जॉर्ब, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनियम। अमोनिया, नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में भी कर सकता है, या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में भी कर सकता है। तीनों फॉर्म्स में कर सकता है। तो पहली चीज आपको याद रखनी कि भाई ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। फिर इसके बाद आप इसका रोल याद रखोगे कि इसका काम क्या है। अब जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजिनस बेसिस, तो ये मैक्सिमम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई तो न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली इफेक्ट होगा। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई, नाइट्रोजन प्रोटीन में भी तो होता है, नहीं होता है? यस डायरेक्टली इफेक्ट होगा। नाइट्रोजन हमारा क्लोरोफिल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे मैम क्लोरोफिल के अंदर कैसे होता है? क्लोरोफिल की जब रिंग देखोगे ना आप स्ट्रक्चर, जैसे क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन था? मैग्नीशियम।
साइड में फाइटोल रिंग्स प्रेजेंट होती है, तो फाइटोल रिंग्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई तो कहीं ना कहीं वो क्लोरोफिल को अफेक्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा ये मेरा विटामिन को अफेक्ट करेगा इसकी डेफिशिएंसी होते ही, और हॉर्मोन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। पहली, एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, सेकंड, उसका रोल कहाँ कहाँ पे है। फिर आता है मेरे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, फोस्फेट आयन। आपके एग्जाम में वो फोस्फेट भी लिख के दे सकते हैं या फिर H2PO4 नेगेटिव भी लिख के दे सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि फोस्फेट है या फिर फोस्फाइट है या फिर नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, नाम भी दे सकता है, फॉर्मूला भी दे सकता है। अगेन फोस्फोरस किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर भी होता है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी होता है। तो अगर मेरा फोस्फोरस नहीं होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी तो होता है, नहीं होता है, यस मैम। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन दोनों से मिलके बनी होती है। तो इसका मतलब अगर हमारी फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो सेल मेम्ब्रेन भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास पोटेशियम। पोटेशियम किस फॉर्म में होता है, डायरेक्टली पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये हमें कैसे अमाउंट में चाहिए, मोर अबंडेंट क्वांटिटीज के अंदर चाहिए होता है, जनरली हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कौन से टिश्यूज होता है, जो सेल की ग्रोथ करते हैं। डिवाइड करते रहता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, कहाँ पे, जैसे कि प्लांट के बर्ड्स में होगा, लीव्स में हो गया, और रूट टिप्स पे हो गया। इसके भी बहुत क्वेश्चन आता है पोटेशियम पे कि अनायन एंड कटायन बैलेंस इन सेल्स को मेंटेन रखने का काम होता है पोटेशियम का। प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पोटेशियम थ्योरी पढ़ाई थी ना, जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ाया था, पोटेशियम मैलेट, याद है। तो वहां पे भी वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला पूरा मैकेनिज्म था। इसके अलावा ये एंजाइम्स को एक्टिवेशन करने में भी हेल्प करता है, और सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन रखता है। कौन कौन सा फंक्शन, कटायन और एनायन बैलेंस, प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। नाइट्रोजन के याद हो गए हमें, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑलमोस्ट सेम है, फास्फोरस के याद रखना है मेनली हम लोगों को। फिर आता है मेरे पास कैल्शियम। कैल्शियम को डायरेक्टली कैल्शियम की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। कैल्शियम भी जनरली हमारा रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटेड टिश्यूज के लिए। अब कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होगा। C4 कैल्शियम याद रखना, C4 सेल डिवीजन याद रखना, C4 कैल्शियम, C4 सेल डिवीजन। तो जनरली हमारा जो कैल्शियम का रोल होता है वो सेल के डिवीजन में रोल प्ले करता है। क्यों सेल के डिवीजन में रोल प्ले करता है, जब एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल डिवाइड करती है, तो हमें पता है कि उसका जो साइटोकाइनेसिस होता है कौन से मेथड के थ्रू होता है, सेल प्लेट बनता है ना बीच में, और वो सेल प्लेट किससे बना होता है, मिडल लेवल। मिडल लेवल। और हम लोगों ने पढ़ा है मिडल लैमेला किससे बना होता है, कैल्शियम पेट से। तो इसका मतलब मेरे को सेल डिवीजन के टाइम पे कैल्शियम चाहिएगा ही चाहिएगा, और अगर मेरी सेल के पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो जो मिडिल लैमेला बनेगा साइटोकाइनेसिस के टाइम पे वो नहीं बन पाएगा। क्लियर है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल्स। माइटोटिक स्पाइंडल मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरली हमारी ओल्डर लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेनली ये याद रखना है, मिडिल लैमेला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर लो, बाकी सब तो कॉमन फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे किसी और में। जनरली हमारा फोकस होना चाहिए यूनिक फंक्शंस पे, जैसे कि यहाँ पे अनायन एंड कटायन बैलेंस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्वेश्चन भी आपको इसी पॉइंट से मिलने वाला है यहाँ पे। क्लियर। फिर आ जाओ मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम भी Mg+2 की फॉर्म में ही हम एब्जॉर्ब कराएंगे प्लांट्स को। मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल, मैग्नीशियम किसका सेंट्रल एटम है, क्लोरोफिल का। तो अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी तो डायरेक्टली कौन अफेक्ट होगा, क्लोरोफिल इफेक्ट होगा। तो पहली चीज यही है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। एंड इसके साथ साथ राइबोसोम्स की दोनों यूनिट्स को बाइंड करने के लिए कौन सा आयन चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे पढ़ाया था। राइबोसोम यूनिट अलग अलग रहती है, वहां पे मैग्नीशियम रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रख रहा है।
ठीक है। क्लोरोफिल इफेक्ट होगा तो डायरेक्टली बात है कि भाई मेरे पास फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होगा। 3 फंक्शन याद रखना है। मैग्नीशियम, अगर आपको ये याद है क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ क्लोरोफिल को अफेक्ट करेगा ये। आपको याद है कि राइबोसोम की दोनों स्ट्रक्चर्स, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट, दोनों को बाइंड करने में राइबोसोम्स का मैग्नीशियम का रोल होता है। तो वहां से आपको याद आ जाएगा कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं रह पाएगी। किया? यस मैम। फिर आता है हमारे पास सल्फर पे। सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सल्फर, अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो अगर मेरे पास सल्फर की डेफिशिएंसी हुई तो मेरे पास उन अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मेथियोनिन। और इसके अलावा हमारे पास कुछ विटामिन भी हैं जो सल्फर से बने होते हैं, उनका कोएंजाइम होता है सल्फर। कौन कौन से विटामिन है? थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए और फेरिडॉक्सिन। आपसे डायरेक्टली दे देंगे कि भाई बायोटिन है, बायोटिन का कोएंजाइम कौन है, थायमीन का कोएंजाइम कौन है, फेरिडॉक्सिन का कोएंजाइम कौन है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे जनरली जब ये विटामिन वाले से सेंट्रल एटम की तरह वर्क करता है, जो जनरली विटामिन वाला क्वेश्चन जो ये पढ़ता है ना हम लोग, थायमीन, बायोटिन, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ता है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, थायमीन से पूछ लेंगे, बायोटिन से पूछ लेंगे। फिर आता है हमारे पास आयरन। आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? पेरिकाइन, Fe+3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब आयरन माइक्रो है या मैक्रो है? माइक्रो। It is required in large amount in comparison to other micro, मतलब ये भी एक माइक्रो है लेकिन बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंपैरिजन में ये हमको ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ ना। यस मैम। हाईलाइट करो। अब आयरन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को? जैसे कि FeS था, क्या था हमारे पास? FeS कल पढ़ा था, आयरन सल्फर फोटो सिस्टम का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था ये, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो कहीं ना कहीं मेरा फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा या नहीं होगा? यस मैम। इसके अलावा जो मेरे वहां पे फाइटोक्रोम्स थे, जैसे कि फेरिडॉक्सिन, नाम से ही दिख रहा है फेरिडॉक्सिन आयरन होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था साइटोक्रोम्स के अंदर वो अफेक्ट होगा। यस मैम। इसी चीज याद रखनी है। एंड हमारे पास जो आयरन होता है ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है फ्रॉम Fe+2 से Fe+3 ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना हमारे पास इन साइटोक्रोम्स के थ्रू, एक साइटोक्रोम से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, तो जनरली वहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, है ना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस्ड होगा। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क आता है? जैसे कि प्लस का साइन बढ़ जाता Fe+2 से Fe+3 हुआ तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली। और अगर मैं बोलूं Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है कभी कभी Fe+2। अगर मेरे पास, बिकॉज हमने बोला कि भाई आयरन जो होता है ना Fe+3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो अगर मेरे पास Fe+3 की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अपना ऑक्सीडेशन करके Fe+3 की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना है बस। ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? कैटालेज एंजाइम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आयरन से मिलेंगे और पोटेशियम से मिलेंगे, पता ना?
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाला, पोटेशियम और आयरन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन पे मिलेंगे। मैं हाँ जी, हमें नाइट्रोजन हार्मोन के अंदर कैसे रोल प्ले कर रहा है? नाइट्रोजन हमारा हॉर्मोन्स के अंदर, हॉर्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन्स होता है हमारे पास। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है नहीं होता है? होता है। यस मैम। तो बस ओके। मैग्नीज, मैग्नीज में तो हमें एक याद ही रहता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? Mn+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है जनरली किसमें? फोटोसिंथेसिस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर। और वही स्प्लिटिंग ऑफ, मेनली तो इसी पे क्वेश्चन आता है बस, मैग्नीज का, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जिंक Zn+2 की फॉर्म में होता है। इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम जैसे कि कार्बोक्सिलेज, सिर्फ ये याद रखना है, कार्बोक्सिलेज को जिंक एक्टिवेट करता है। आयरन को कौन एक्टिवेट, आयरन किसको एक्टिवेट कर रहा था? कैटेलेज एंजाइम को। आयरन कैटेलेज को, और जिंक किसको करता है? कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन मिले इस पे, ठीक है। इसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉपर क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं हम इसको, इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज Cu+2 की फॉर्म में कर रहे हैं, अगर मेरे पास Cu+1 है तो Cu+2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोरॉन, बोरॉन को BO3 या फिर B4O7 की फॉर्म में भी हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बोरॉन का इंपॉर्टेंट रोल क्वेश्चन आता है यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन में। पोलन जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना ना। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ में या पोलन जर्मिनेशन में कौन से एलिमेंट का, कौन से आयन का रोल प्ले होता है? वो बोरोन का होता है। तो सबसे पहले कैटेलेज एंजाइम, आयरन, कार्बोक्सिलेज, जिंक, पोलन ग्रोथ, बोरॉन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मैग्नीज, और उल्टा बोल दिया, यस मैम, बोरोन कैटेलेज, मैम, बोरोन का कैटेलेज आयरन कैटलिस आयरन, है ना, कार्बोक्सिलेज जिंक, पोलन जर्मिनेशन बोरॉन, और अनायन कटायन बैलेंस या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोटेशियम, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद किए अब तक हमने? क्लोरोफिल, क्लोरो, हाँ मैग्नीज तो हो गया। क्लोरोफिल के लिए कौन जरूरी होता है? मैग्नीशियम, ये याद रखना है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर वाला मैग्नीशियम, राइबोसोम की स्ट्रक्चर में भी मैग्नीशियम था। कैल्शियम में सेल डिवीजन। फीचर्स हम लोग याद करेंगे। कैल्शियम, सल्फर वाला एक बार पॉलीबेडनम, कौन से वाला? कैल्शियम में सेल, कैल्शियम का कैल्शियम वाले पे आ जाओ। देखो कैल्शियम वाले का क्या था, हम लोगों ने, जब हम लोगों ने प्लांट के अंदर सेल डिवीजन बढ़ता है तो वहां पे देखते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस होता है, जैसे कि एनिमल सेल के अंदर तो सेल फ्यूरो मेथड होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर, प्लांट के बाहर एक हार्ड सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेप्टाइड, सेल वॉल, सेल वॉल, सेलुलोज की बनी होती है ना, तो उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता, तो इसलिए क्या करता है, जब सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है तो दो सेल के बीच में एक वॉल हम लोग बनवा देते हैं, एक मेम्ब्रेन बनवा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। और वो मिडिल लैमेला किससे बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम का डिपोजिशन होता है यहाँ पे, कैल्शियम पैक्टेट का। जैसे कि हमारा एक एंजाइम होता है जो पैक्टेट को डाइजेस्ट करता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? जो फ्रूट्स की सॉफ्टनिंग करा देता है पैक्टिन को डाइजेस्ट करके, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम क्या करता है? आपके पैक्टिन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, करता है नहीं? जैसे हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो के अंदर पढ़ा था। तो अगर मैं प्लांट सेल के अंदर से मिडिल लैमेला का सारा पैक्टिन डाइजेस्ट करा दूंगी तो मेरे पास जो दो सेल्स है वो क्या हो जाएंगी? लूज हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, सॉफ्टनिंग होने लग जाएगी, नहीं हो जाएगी सेल के अंदर। हाँ, जो हार्ड सेल वॉल्स है वो सब हट जाएंगी वहां से, मिडिल लैमेला वाली सिर्फ, बाहर सेलुलोज वाली नहीं हटेगी, सेलुलोज वाली एज इट इज रहेगी। तो बस कैल्शियम को डायरेक्टली याद रखना है मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला किस में चाहिए होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे।
तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ पे दिखता है मेरे को? सेल डिवीजन। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, सेल डिवीजन अफेक्टेड। क्लियर है कैल्शियम का भी? यस मैम। यस मैम। कोई कुछ बोल रहा था मैम दोबारा, या फिर ऐसे कुछ बोला किसी ने? का बता दो मैम, क्या बता दो? सल्फर का। अच्छा सल्फर का बताओ बच्चों, सल्फर का क्या पढ़ा हम लोगों ने? मैम हमने इसमें पढ़ा कि ये सल्फर जो होता है ये अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसमें साइटोसिन और मेथियोनिन के अंदर सल्फर पाया जाता है। उसका अगर सल्फर नहीं होगा तो साइटोसिन मेथियोनिन अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। और विटामिन के अंदर ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। कोएंजाइम मतलब एक सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करता है। थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ये पैराडॉक्सिन के अंदर। सिर्फ याद रखना है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मेरे पास होते हैं 2, सिस्टीन और मेथियोनिन। पहला क्वेश्चन ही आ जाएगा, आपको अमाइनो एसिड्स दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे इनमें से सल्फर कंटेनिंग कौन सा है। ठीक है, अब सल्फर अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी का प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो वही डायरेक्ट सल्फर हम सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन होते हैं जैसे थायमिन हो गया, बायोटिन हो गया, इनके अंदर भी कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। तो इसका मतलब मेरा प्रोटीन और विटामिन इन दोनों की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी अगर मेरी डाइट में सल्फर नहीं है तो। क्लियर हर्ष? कोएंजाइम वाले से ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे दिया थायमिन कि थायमिन का कोएंजाइम क्या होता है, बायोटिन दे दिया, बायोटिन का कोएंजाइम क्या होता है। इन चारों के नाम याद रख लेना कि इन चारों के अंदर सल्फर एज ए कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। डन? पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आया। और कोई किसी को और कुछ समझना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो फिर हो जाएगा हमारे पास बोरोन तक याद हो जाएगा हम लोगों को। बोरोन पोलन जर्मिनेशन कराता है यस ना। मैम। मॉलिबेडनम पे आ गए हम। मॉलिबेडनम मॉलिब्डेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये भी क्या, इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स जैसे कि नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजिनेज अभी हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? नाइट्रोजिनेज, वो लेग हीमोग्लोबिन वाला कंसेप्ट, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, याद है थोड़ा थोड़ा, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। है ना। तो याद रखना है मॉलिबेडनम का काम किसके अंदर होता है? मॉलिबेडनम नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज में इन्वॉल्व होता है, और इन दोनों का काम होता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मॉलिब्डेनम किसके अंदर? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। क्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत सिंपल सा है हमारे पास। क्लोरीन के अंदर क्या याद रखना है आप लोगों को? Cl नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है सबसे पहली चीज, और हमारे पास जनरली ये सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखता है, अनायन एंड कैटायन बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अनायन कैटायन बैलेंस को क्लोरीन के अलावा कौन करता है? आयरन आयरन आयरन। पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम। पोटेशियम और करता है, पोटेशियम। और इसके साथ साथ क्लोरीन। और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो कि और कौन कर रहा था हमारा? मैंगनीज। तो Mn और क्लोरीन ये दोनों मिलके फोटोलाइसिस कराता है, और पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके क्या कराते हैं? कैटायन बैलेंस। बस ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद। क्लियर हुए? मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। अब ये इन लोगों, इनके सबके हमने डेफिशिएंसीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले पढ़ लिए कि भाई कहाँ कहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सपोज अगर किसी एलिमेंट की मेरी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, या किसी प्लांट की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, तो उससे क्या 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 सिम्टम्स आएंगे, कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, वो हम लोगों को पढ़ना है। अब इसकी ट्रिक मेरे को कौन बताएगा? मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाई थी? ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद कराई थी। यस। राधिका बताएगी? हाँ हाँ
बताओ। तो इसमें आपने हमें एक तो लिखवाई थी नेक्रोसिस की, जिसमें प्लांट टिश्यू की डेथ हो जाती है। उसमें आपने जो ट्रिक लिखवाई थी वो काकू की मैगी, हम्म, और एक कोलेरोसिस जिसमें लीव्स की येलोइंग हो जाती है क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी में, उसकी लिखवाई थी मैंने मैगी जाकर मोंग पर फेंकी। मैंने मैगी जाकर मॉन्क्स पर फेंकी। यस मैम। और एक इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन समथिंग ऐसी कुछ था, किसी पे फेंकी, आशुतोष मतलब कि बताएंगे, आशुतोष मॉन्क्स। आगे कंटिन्यू आशुतोष करेंगे। मैम इनहिबिशन में जो मॉन्क्स का था, उसमें जो जो सेल डिवीजन है उसका जो इनहिबिशन हो रहा था, तो उसका जो ट्रिक था मॉन्क्स। और उसके बाद था जो फ्लावरिंग को जो डीलिंग करना, उसका था जो मौसी ने। मौसी ने बोला हाँ बस मौसी नहीं था उसका, तो बोला तो ऐसा। पहले ना पूरी की पूरी MOSN। पहले पूरी ट्रिक पढ़ो, सिर्फ पहले पूरी ट्रिक पढ़ो। एक सीरीज में क्या थी, क्या थी? बताओ काकू की आशुतोष। मतलब हम शुरुआत से बोलूं? काकू की मैगी जाकर मैंने हाँ, जाकर मैंने मॉन्क्स पर फेंकी, मॉन्क्स पर फेंकी। मौसी ने बोला। MOS आई था ना, MOS। मैम बीच में रह गया, मॉन्क्स किस पर एक सेकंड। फेंकी? मॉन्क्स पर तो फेंकी। तो Ca मतलब हमारा कैल्शियम, Cu मतलब हमारा कॉपर, K4 पोटेशियम। पोटेशियम। क्या पोटेशियम था यहाँ पे? हाँ मैम, हाँ था। Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो अब इसका मतलब मेरे पास जो कैल्शियम है, कॉपर है और जो मैग्नीशियम है, इन चारों की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उससे मेरे प्लांट के अंदर कौन सी डिसीज हो जाएगी? नेक्रोसिस। वेरी। तो ये याद रखना है बच्चों, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस डिसीज होती है किसकी वजह से? कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि प्लांट के अंदर क्या होने लग जाता है? मैम प्लांट डेथ ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की डेथ होने लग जाती है। पहली डिसीज क्लियर है सबको, काकू की मैगी? यस मैम। चलो, फिर नेक्स्ट है, आती है हमारी यहाँ पे, पहले मॉन्क्स लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने और क्या लिखा? मैगी जाकर फेंकी। जेड मैंने मॉन्क्स पर फेंकी। मैंने मैगी जाकर MONKS मॉन्क्स पर फेंकी। ये तेरा यस मैम। Mn मैग्नीज, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, MO मोलिबेडनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और आयरन। इन सब का रोल प्ले किसके अंदर होता है? ये सबके सब इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्लोरोसिस के लिए। क्लोरोसिस ही था ना? क्लोरोसिस इज द क्लोरोसिस का मतलब येलोइंग लीव, मतलब मेरी जो लीव्स है वो येलो होने लग जाते हैं। और क्लोरोसिस होता किसकी वजह से है? लीव येलो क्यों हो रही है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती एग्जैक्टली, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी जब हो जाती है। अब देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कि Mn है, अगर Mn नहीं होगा तो मेरे पास क्या नहीं हो पाएगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा, है ना? मैग्नीशियम नहीं होगा तो वो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है। जिंक का क्या इंपॉर्टेंट रोल है क्लोरोफिल में? जिंक का कोई एक, मनोज मेरे को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले बताओ। जो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करती कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और इसके साथ साथ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन भी कर रहा था ये।
है ना? Yes. मॉलीबेडनम क्या कर रहा था? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कर रहा था। नाइट्रोजन तो अगेन प्रोटीन वगैरह के लिए। पोटेशियम अनायन कैटायन बैलेंस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स मेरे पास प्रेजेंट होते हैं, उनको अफेक्ट करेगा। आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैटलेज एंजाइम, याद है कैटलेज एंजाइम? और Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब तो दो डिसीज हो गई मेरे पास। नेक्रोसिस मतलब ताकू की मैगी, मैंने मैगी जाकर मॉन्क्स पर फेंकी। ऐसा करने के लिए किसने बोला उसको? मॉन्क्स नहीं, किस पर फेंकी इतना पता है, मौसी ने बोला था वाली। Vaccine. अगेन मॉन्क्स लिखता है ना? ये तो किस पर फेंकी, मॉन्क्स पर। हाँ, मॉन्क्स, फिर MOSN। अब देखो, अगर मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ ये मॉन्क्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है? Cell Division of cell division. इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और अगर MOSN, मौसी ने, ये क्या कराता है? Delay in flowering. डिले करा देता है हमारे फ्लावरिंग। मैम क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम Yes, ma'am. हाँ जी। मैम जो ये एनिमेशन ऑफ सेल जो है मैम, इसमें भी जो एलिमेंट वो है एलिमेंट्स है वही तो मैम फ्लावर डिले में भी है। तो मैम अगर हाँ, वो वो होगा तो फ्लावर कनेक्टेड होंगे मैम कि अगर एक चीज होगी तो दूसरा भी होगा, डिले ऑफ फ्लावरिंग हो जाएगी क्योंकि आपसे ना वो ऐसे पूछेंगे जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, मॉलीबेडनम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मॉलीबेडनम में हम ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई मॉलीबेडनम का डेफिशिएंसी से बताओ मेरे पास क्या हो सकता है। तो या तो क्लोरोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिले फ्लावरिंग, तीनों के तीनों एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शन में नहीं मिलने वाले आपको। ओके मैम। अलग अलग नहीं देंगे, वो एक ही में देंगे, बिकॉज सबके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इसका। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट नहीं होगा। सिर्फ जनरली ये याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सारे भी दे देते हैं ऑप्शन के अंदर। अभी जस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को। आई गेस इस वाले चैप्टर के हमने अब तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है ना? No, ma'am. नो मैम, नो। चलो, तो अब जितना मैंने आप लोगों को ये लिखवा दिया है ना ट्रिक्स में, ये सब का सब इन पैराग्राफ्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ोगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर आता है मेरे पास, अच्छा एक और डेफिनेशन आता है यहाँ पे, टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। ये रही क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज कर रहा है कि मेरे प्लांट ने ये बोला कि भाई उसको जो आयरन है ना वो उसको 1 ग्राम चाहिए। अगर 1 ग्राम से आप उसको कम दोगे, 0.5 ग्राम दोगे, तो उसकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ या प्लांट का कोई भी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसको 1 ग्राम से ज्यादा 2 ग्राम दे दोगे तब भी वो अफेक्ट होगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो आयरन की अमाउंट है वो 1 ग्राम एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बन गई, कि अगर आप इस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे जाओगे या ज्यादा भी जाओगे तो उस टाइम पे प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा ही होगा। उसको बोलते हैं हम आपका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। और अगर एलिमेंट 1 ग्राम से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये डेफिशिएंसी है और रखी है हमारे पास आयरन की। क्लियर है? ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाती है वाली डेफिनेशन भी, इसलिए मैंने हाईलाइट कराया। मैम हाँ जी, मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए क्रिटिकल वाला। देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि सपोज करो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भाई आयरन मेरे को 1 ग्राम चाहिए, ठीक है। अगर 1 ग्राम प्रॉपर अमाउंट, 1 ग्राम नहीं मिल पा रहा है, 1 ग्राम से कम अमाउंट मिल पा रही है मेरे प्लांट को, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे प्लांट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। कब? जब उसको कम अमाउंट में मिल रहा है। और कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेसिव अमाउंट में भी दोगे ना तब भी वो हार्मफुल होगा प्लांट के लिए। कम अमाउंट में भी हार्मफुल होगा और ज्यादा अमाउंट में भी हार्मफुल होगा। डन? यस। Yes. चलो, अभी टॉक्सिसिटी वाला पैराग्राफ पढ़ो पूरा।
इसमें क्या देता है? द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब छोटे छोटे जिनकी न्यूट्रिएंट। अमाउंट हम जिनका क्वांटिटी amount चाहिए, मैम नॉन एसेंशियल कम कितनी क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है? 0.1 ना? पॉइंट यस मैम पॉइंट यस 1 मैम 0.1 मिलीग्राम पर। ट्रिक क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की? मैम मैं बोलूं? मैंने बॉम्बे बॉम्बे जाकर मैंने जाकर जाकर साइकिल 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 फेंकी। चलो ठीक है, मतलब आप लोगों को याद है, इट मीन्स। तो ये हो गया हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ट्रिक। अभी बोल रहे रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, वो हमें लो अमाउंट में ही चाहिए। व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कोज द डेफिशिएंसी। मतलब मैंने अगर बोला कि भाई मेरे को 0.1 चाहिए, तो अगर 0.1 से 0.01 कर देंगे ना हम उसको, तो हम उसको भी बोल देंगे कि भाई ये डेफिशिएंसी है। 0.1 से ज्यादा कर दिया, मैंने उसको 0.5 कर दिया, तो तब भी वो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा ही करेगा। जैसे मैंने अभी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन में आपको बताया कि मतलब मेरे को 0.1 ही चाहिए अमाउंट। ये एक ऑप्टिमम अमाउंट सेट कर दिया गया है कि इतनी ऑप्टिमम ही चाहिए। एनी मिनरल एंड कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यूज दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10% इज कंसीडर्ड टॉक्सिक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब मैं एलिमेंट को बोलूंगी कि भाई ये मेरा जो एलिमेंट है वो टॉक्सिक बनता जा रहा है मेरे प्लांट के लिए। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब समझते हो? टॉक्सिक को हिंदी में बोलेंगे हानिकारक, है ना? जैसे कि हम लोग बोल देते हैं दिल्ली के अंदर आपका पॉल्यूशन का पैरामीटर बढ़ता है, तो पॉल्यूशन के पैरामीटर में वो एक फिक्स वैल्यू दे देता है ना कि भाई अगर इस वैल्यू से ज्यादा होगा, इस वैल्यू से ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि एरिया बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ऐसे ही यहाँ पे है, अगर कोई भी एलिमेंट क्या कर दे रहा है, मेरे प्लांट के ड्राई वेट ऑफ टिश्यू को 10% तक कम कर दे रहा है, मतलब प्लांट का वेट 10% कम कर दे रहा है, तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरे पास ये जो एलिमेंट है ना, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितना परसेंट ऑफ ड्राई वेट कम करता है, तब हम उसको टॉक्सिक कंसिडर करते हैं। 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज कम करता है, ठीक है? इससे तो होगा क्या बोल रहे हो? 10% से कम कर टॉक्सिक होगा। हाँ, 10 रिड्यूस द ड्राई वेट बाई अबाउट 10%, मतलब एटलीस्ट 10% अगर वो कर रहा है। अगर वो 5% कर रहा है ना, तो 5% में हम उसको नहीं बोलेंगे कि भाई ये टॉक्सिक हो रहा है, 5% में नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट 10% उसको करना होगा, तब हम उसको कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है? मैम एंड हाँ बोलो राधिका। मैम जैसे हमने भी पढ़ा था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो 0.1 हमें चाहिए होता है, तो इसमें अगर 0.1 से 10% कम हो जाए ड्राई वेट का, जब वो टॉक्सिक है। 0.1 एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन है कि भाई मेरे को एलिमेंट 0.1 अमाउंट में चाहिए। अगर 0.1 से कम दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, उसकी वजह से आपके प्लांट का जो ड्राई वेट है वो 10% तक रिड्यूस हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एलिमेंट है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। ये है यहाँ पे सिंपल। चलो आगे। तो ये हमारे पास समझ में हाँ जी मैम ये जो 0.1 है, ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट का है या फिर ओवरऑल एलिमेंट का है? सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है। दिखवाया था ना अभी मैक्रो और माइक्रो का। मैक्रो को चाहिए 1 से 10 और माइक्रो के लिए चाहिए 0.1, ठीक है? ओके मैम। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो टॉक्सिसिटी का सिम्टम्स होता है वो डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। टॉक्सिसिटी लेवल जो होते हैं वो प्लांट टू प्लांट भी वेरी कर सकती है। एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अदर एलिमेंट। अब यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन। इसको हाईलाइट करो कि अगर मेरी बॉडी के अंदर, मेरे प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या हो रहा है कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? वो आइडेंटिफाई होता है
ब्राउन स्पॉट्स विजिबल हो जाता है क्लोरोटिक वेन्स के ऊपर। क्लोरोटिक वेन्स मतलब जो लीव्स होती है ना, लीफ के ऊपर वेन्स ऐसे आ जाती है ब्राउन कलर की। उससे मैं पता लगा दूंगी कि मेरे पास ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कि जो मैग्नीज है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपीट करता है। कंपीट का मतलब कंपटीशन करता है। कैसे कंपटीशन करता है इसके साथ, कैसे कंपटीशन करता है? मैम अगर मैग्नीज एक्सेस में है तो ये आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम को इंड्यूस करा देते हैं, तो डेफिशिएंसी करा देता है। देखो, अगर हम क्या करें, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कंपीट करता है आयरन। ये तो आप लोगों को याद रखनी है भाई, पहली लाइन कि जो Mn है वो किस किस के साथ कंपीट करता है, आयरन के साथ, और मैग्नीज आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपीट करता है। ठीक है, कैसे करता है? विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। अगर मेरे पास क्या हो रहा है कि मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करेगा, मेरे मैग्नीशियम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। मैग्नीशियम बाइंड, मैग्नीशियम किसका सेंट्रल एटम है? इसके अलावा ये हमारे कुछ एंजाइम्स का भी, कुछ एंजाइम्स के केस में भी ये वर्क करता है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स की फंक्शनिंग में भी इन्वॉल्व होता है, तो उनकी बाइंडिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये मैग्नीशियम को अफेक्ट करेगा। और मैग्नीज किसको भी अफेक्ट करता है? कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी अफेक्ट करता है शूट एपेक्स के अंदर। एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफेक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मतलब अगर बहुत ज्यादा मैग्नीज मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है प्लांट के, तो वहां पे आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों की डेफिशिएंसी मेरे को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इन तीनों के साथ ये कॉम्बिनेशन, अगर ये कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन तीनों की अमाउंट को कम कर देगा। ये याद रखना है आप लोग। किसके साथ कंपीट करता है? मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब एक क्वेश्चन, अगर मेरे प्लांट के अंदर मेरे को मैग्नीशियम का अमाउंट बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिल रहा है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो मैं वहां पे क्या बोल सकती हूँ कि भाई यहाँ पे मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही होगी या नहीं? क्वेश्चन आ सकता है ना यहाँ पे। अगर डेफिशिएंसी आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन तीनों की हुई तो उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि वहां पे मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हुई। तो इस पैराग्राफ में से याद रखने की चीजें सिर्फ कितनी है? 3 चीजें हैं। पहली, किसी भी एलिमेंट को टॉक्सिक कब बोलेंगे? किसी भी एलिमेंट को टॉक्सिक तब बोलेंगे अगर वो मेरे प्लांट के ड्राई वेट ऑफ टिश्यू को 10% तक रिड्यूस कर दे रहा है। सेकंड, मैग्नीज का अमाउंट, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी अगर प्लांट के अंदर हुई तो किस किस के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा? आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी को मैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकती हूँ? ब्राउन स्पॉट ऑन क्लोरोटिक वेन। एग्जैक्टली, ब्राउन स्पॉट्स मेरे को देखने के लिए मिलेंगे क्लोरोटिक वेन्स के ऊपर। याद हो गई चीजें? नेक्रोसिस डिसीज किसकी वजह से हो रही थी हमारे पास? नेक्रोसिस, काकू की मैगी। नेक्स्ट डिसीज कौन सी थी हमारे पास? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट डिसीज इनहिबिशन वाली तो मॉन्क। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। मैंने मैगी जाकर मॉन्क्स पर नहीं फेंकी, है ना? मैम ये क्लोरियोसिस की है। एक सेकेंड, हमारे पास नेक्रोसिस की है, काकू की मैगी। नेक्स्ट मैंने आपसे कौन सा पूछा अभी? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। हाँ, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का डायरेक्टली है मॉन्क्स। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन मॉन्क्स है, और क्लोरोसिस की है मैंने मैगी जाकर मॉन्क्स पर नहीं फेंकी। और MOSN मोसिने, ये किसकी है? डिले फ्लावरिंग। इसका मतलब टोटल मेरे को कितनी डेफिशिएंसी याद रखनी है? 4 डेफिशिएंसी याद रखनी है। डन? यस। चलो, अब हम लोगों ने देखो इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ लिया कि भाई मेरे पास प्लांट के कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स का एसेंशियल रोल क्या होता है, वो एलिमेंट्स कब कब टॉक्सिक हो सकते हैं अगर उनकी प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हुई, तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे जो प्लांट्स हैं इन एलिमेंट्स को एग्जैक्टली एब्जॉर्ब कैसे करता है?
तो इनको एलिमेंट्स को हमेशा एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव प्रोसेस होता है या पैसिव प्रोसेस होता है? ये मैम एक्टिव। हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टडीज ऑन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय प्लांट हैज बीन कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन। मतलब अगर मेरे को कभी भी स्टडीज करनी है कि भाई एलिमेंट्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो जनरली हम किसके ऊपर स्टडी करते हैं? सेल्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल। आइसोलेटेड। ट्रायल में बोल सकते हैं ना, ट्रायल कंडीशन। Reveal that मैम the सिंगल। process of absorption can be demarcated into two main phases. हमने लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है मेरे पास एपोप्लास्ट पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्ट। क्या डिफरेंस होता है मनोज एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में? मनोज, यस मैम। आशुतोष, मैम जो एपोप्लास्ट होता है वो जो और सिम्प्लास्ट होता है जो एपोप्लास्ट होता है। और जो एपोप्लास्ट में जो जो सेल के बीच में से जाते हैं, और जो सिम्प्लास्ट होता है उसमें जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। एग्जैक्टली। एपोप्लास्ट के अंदर सिर्फ हमारा क्या होता है ना, कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके थ्रू पास ऑन होता है। सिम्प्लास्ट के अंदर क्या होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी एंटर हो जाता है। और क्यों जरूरत पड़ती है मेरे को सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होने के लिए? क्योंकि हमारे पास जो एंडोडर्मिस होता है, यस मैम। एंडोडर्मिस के अंदर एक प्रेजेंट होता है क्या? कैस्पेरियन। कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर होता है सुबेरिन का डिपोजिशन, जिसकी वजह से वाटर जो है वो डायरेक्टली जा नहीं पाता, इसको वाटर क्रॉस नहीं कर पाता, बिकॉज ये वाटर इम्पर्मिएबल होता है। तो इसलिए हमारे वाटर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको डायरेक्टली एंटर होना ही पड़ता है सेल के साइटोप्लाज्म में। और ये जरूरी भी होता है वाटर को चेक करने के लिए कि वाटर के अंदर कुछ भी नॉन एसेंशियल पार्ट्स होगा वो सब बाहर रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है एंटर होने के लिए, सभी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती। सॉर्टेड यहाँ तक? यस मैम। चलो, तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट हम लोगों को क्लियर हुआ इन द फर्स्ट फेज एंड रैपिड। कोई कुछ बोल रहा है? यस मैम। एपोप्लास्ट मैम सेल के मिड से होगा। एपोप्लास्ट का मतलब है इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू, कॉर्टिकल सेल्स के थ्रू या सेल वॉल के थ्रू पास ऑन हो रहा है। अगर सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा, एपोप्लास्ट हो गया। सिम्प्लास्ट सेल के अंदर एंटर हो, ये होगा। In first phase, initial rapid uptake of ions into the free space, मतलब सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी सेल्स के आउट बाहर स्पेस होगा उसके थ्रू पास ऑन होंगे सब्सटेंसेस एपोप्लास्ट, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। सेकेंडली क्या होगा, आयन स्लोली इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेंगे, जिसको हम बोल देंगे सिम्प्लाज्म। जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट किसके थ्रू होता है? आयन चैनल्स के थ्रू होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फंक्शन है सिलेक्टिव ऑन द अदर। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ये फ्लक्स याद रख लेना, फ्लक्स के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मूवमेंट ऑफ आयंस को हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज फ्लक्स। इनवर्ड मूवमेंट को बोलेंगे इनफ्लक्स, और बाहर की साइड मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे, जैसे कि वो सोडियम पोटेशियम पंप याद है? यस यस मैम। मैम। सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, इनफ्लक्स होता है और एक्सफ्लक्स होता है, बस ये याद रखना है। और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता इस पे इतना ज्यादा। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर भी आपको कुछ याद नहीं रखना है। सॉइल एज रिजर्वोयर, यहाँ पे भी आई डोंट थिंक कुछ है। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों, एक कॉल आ रहा है।
हाँ जी बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को याद रखना है बच्चों मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। देखो इस चैप्टर में से अगर हम पूरा मान के चले तो 2 क्वेश्चन आता है, और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हमारा आ जाता है या तो डेफिशिएंसी पे पूछ लेंगे या फिर एलिमेंट्स के रोल पे। वैसे तो एलिमेंट्स के रोल पे ही क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से वो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन पे आता है। अब नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में सिंपली हम लोगों को एक चीज पता है कि भाई नाइट्रोजन मेरे को क्या करानी पड़ती है, मेरे प्लांट्स नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को मेरे को कन्वर्ट कराना पड़ेगा किस फॉर्म में, एक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एग्जैक्टली मेरे को नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराना पड़ेगा एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर, तभी प्लांट्स हमारे उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अनलेस उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म। यूटिलाइजेबल फॉर्म जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। याद रहेगा ये हमारे पास। चलो अब आता है नेक्स्ट चीज, यहाँ पे थोड़ा सा हैंड रिटन ही कर लेते हैं, जल्दी फिनिश हो जाएगा ये। नाइट्रोजन फिक्सेशन सबको समझ में आ गया क्या होता है? डेफिनेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके से हो सकती है मेरे पास। एक हो सकती है ए बायोलॉजिकल वे में और एक हो सकती है बायोलॉजिकल वे में। ए बायोलॉजिकल का मतलब ये होगा कि मेरे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, या फिर लिविंग सब्सटेंस का रोल प्ले नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। जैसे कि मेरे पास नॉर्मली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ एटमॉस्फेयर में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसकी वजह से मेरा क्या बन गया? NO बन गया। तो यहाँ पे क्या किसी भी बैक्टीरिया ने रोल प्ले किया अपना? नहीं किया। डायरेक्टली यहाँ पे क्या बना मेरे पास? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है। किसकी वजह से बना? हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो मेरे पास NO है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी मेरे पास नेसेंट ऑक्सीजन, उसके साथ कंबाइन होके 2NO2 बना लेगा। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आती है मेरे पास? ओजोन से आती है, नहीं आती है? यस मैम। इतना डिटेल आता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को याद रहे। ओजोन के अंदर क्या होता है? मेरे पास O3 होती है। ओजोन को, अच्छा ब्रेक नहीं, पहले आपको बनाना बताती हूँ कैसे बनती है ओजोन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी रेज आती है जिसकी वजह से वो नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है? यूवी रेज। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में बाइंड कन्वर्ट हो जाएगा ये, फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके O3 बना लेती है। तो ये जो एक ऑक्सीजन बच गई ना, ये कभी कभी इस NO के साथ कंबाइन होके NO2 बना देती है, और फिर इसी NO2 के हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो हुआ मेरे पास ए बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। फिर आता है मेरे पास बायोलॉजिकल मेथड जिसके ऊपर सबसे ज्यादा, हाँ जी एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज वाला दोबारा बता दीजिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब थंडरिंग वगैरह होता है। जब थंडरिंग होता है तो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेता है, ये होता है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आप लोगों को पता चल गया। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा मेरे पास? बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे या फिर माइक्रोब्स। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है मनोज या फिर यूकैरियोट्स होता है सारे बैक्टीरिया? प्रोकारियोट्स। प्रोकैरियोट्स होता है। अब ये प्रोकैरियोट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकता है। कैटेगरी लिखना, सबसे पहले होंगे मेरे पास फ्री लिविंग, जैसे कि कल भी क्वेश्चन था, नाइट्रोजन प्रोटोस्पाइरुलम। फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन होगा मेरे पास? बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। फिर होंगे मेरे पास फ्री लिविंग
नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये कौन कौन होता है? याद करना ही है आप लोगों को, एनाबिना, बिकॉज बहुत नो सारे स्टॉप, चैप्टर। नो स्टॉप, नो स्टॉप और ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ऑस्किलेटोरिया फ्री लिविंग है। एक होता है लिंगबिया, ये आप कर सकते हो, ठीक है। क्या अब एक और क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो नाइट्राइट सिम्बायोटिक भी लिख लो, एक काम करो, वैसे लिखे हुए तो होंगे ना आप लोगों को, मैंने नोट्स तो बनवा रखे हैं। यस मैम, लिखा। हाँ लिखे हुए ना। सिम्बायोटिक में क्या लिखा यस हुआ है? मैम, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, है ना, राइजोबियम सिम्बायोटिक वाला होता है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एनाबिना नोस्टॉक। एनाबिना नोस्टॉक ऐसे दो है मेरे पास जो फ्री भी रहते हैं और सिम्बायोसिस में भी रहते हैं, सिम्बायोसिस में भी रहते हैं और फ्रीली भी रहते हैं। चलो, अब सपोज मेरे पास नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन को सबसे पहले मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कराऊंगी? करा सकती हूँ NO2 में कन्वर्ट करा सकती हूँ, या फिर NO3 में कन्वर्ट करा सकती हूँ। फिर इसके बाद इनको कन्वर्ट करा सकते हैं हम किस में? अमोनिया, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। अब जब मैं नाइट्रोजन को, NO2 का मतलब क्या होता है? नाइट्राइट या नाइट्रेट? नाइट्राइट। NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट। अगर मैं N2 को नाइट्राइट में कन्वर्ट करा रही हूँ तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम नाइट्राइट फॉर्मेशन। नाइट्राइट फॉर्मेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? नाइट्राइट फॉर्मेशन में मेरे पास दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस, और अगर मैं क्या करा रही हूँ यहाँ पे N2 को NO3 में कन्वर्ट करा रही हूँ तो ये कौन होंगे मेरे पास? नाइट्रोसिस्टर और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर एस्परजिलस, ये होंगे। तो इन वाले बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज, क्योंकि नाइट्राइट का रिडक्शन करा रहे हैं किसमें हम? अमोनिया के अंदर। नाइट्राइट का अमोनिया, बिकॉज देखो ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और N2 को जब NH3 में कन्वर्ट करा रहे हैं, रिडक्शन है नहीं है? यस, तो रिडक्शन है तो नाइट्राइट रिडक्टेज। और अगर नाइट्रेट का अमोनिया में करा रहे हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज। यस मैम, तो मेरे पास जो नाइट्रोसोमोनाज हो गए, कैसा बैक्टीरिया है? नाइट्राइट रिडक्टेज या नाइट्रेट रिडक्टेज? मैम नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, है ना, क्योंकि नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करा रहा है। अब एक चीज, मैंने N2 को NO2 में कन्वर्ट कराया, NO2 को NH3 में कन्वर्ट कराया। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और NO2 से अमोनिया में जब कन्वर्ट कराया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन। यस, सिंपल है ये। यस मैम, और अगर मैं वापस से इसको कन्वर्ट करा रही हूँ NO2 को N2 में, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। में कौन इन्वॉल्व होता है? मैम स्यूडोमोनास सोडोमोनास, और बायोबैसिलस, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। ठीक है। चलो, ये हुआ। अब हमारी, अगर आप NCERT में देखोगे तो NCERT के अंदर भी ये जनरली लिखे हुए हैं। इन्होंने लिखा हुआ है NCERT के अंदर कि हमारे पास देखो नाइट्रोसोमोनाज होते हैं और
ये पैराग्राफ में हाईलाइट करो। ऊपर वाला तो आप लोग कर ही लोगे, नाइट अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन, ये मैंने आप लोगों को इसको चलो हाईलाइट ही कर लो। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो नेचर में भी हो सकता है, लाइटनिंग के थ्रू भी हो सकता है, यूवी रेस के थ्रू भी हो सकता है, किसी के भी थ्रू हो सकता है। कन्वर्ट कराता है NO में, NO2 में, या फिर N2O के अंदर। ये चीज है। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? डायरेक्टली अमोनिया के अंदर करता है, वो बोलते हैं हम आपका अमोनिफिकेशन। अब ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें बोल दिया है नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस कैसे एंजाइम्स है? नाइट्राइट रिडक्टेज। मैम नाइट्राइट रिडक्टेज। Nitrate is further oxidized to nitrate with the help of, मतलब NO2 को हम NO3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से। These steps are known as नाइट्रिफिकेशन। और जनरली जितने भी हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है, इसको हाईलाइट करो। फिर जो नाइट्रेट बन जाता है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। लीव्स के अंदर जाके अब ये जो नाइट्रेट है किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फिर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है, लीव्स के अंदर जाके। एंड इज फाइनली फॉर्म द अमाइन ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड। नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। फिर नाइट्रेट से अगर हम सॉइल के अंदर करा रहे हैं, वो वापस से हम उसको अगर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करा दे रहे हैं तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है सूडोमोनास और थायोबैसिलस। या हाँ जी मैम इसमें जैसे भी आपने बताया कि N2 को अगर हमें NO2 में कन्वर्ट करना है तो उसे नाइट्रो फॉर्मेशन बोलते हैं। वो नाइट्रोसोमोनास N2 को NO2 में अगर कन्वर्ट करना है, N2 को NO2 में कन्वर्ट करना है, उसको बोलेंगे नाइट्राइट फॉर्मेशन। N2 को NO3 में कन्वर्ट करना है, उसको बोलेंगे नाइट्रेट फॉर्मेशन। फिर इन नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों को अमोनिया में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्यूज कर देते हैं वो एब्जॉर्ब करने के लिए, तो तब हमको उनको किस में कन्वर्ट करके देना पड़ता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करके देना पड़ता है। तो हमें एंजाइम इन्वॉल्व है, वो रिडक्टेज एंजाइम होगी। हाँ वो रिडक्टेज एंजाइम होगा, बिकॉज डायरेक्टली रिडक्शन कर रहे हैं। NO2 से NH3 बना रहे हैं, NO3 से NH3 बना रहे हैं। हम जैसे भी हमने नाइट्रो फॉर्मेशन के अंदर नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया का नाम सुना था, तो फिर वो NO2 NO3 और इसको NH3 कन्वर्ट करने के लिए इनकी रिडक्टेज फॉर्म आएगी यहाँ पे। वो तो अमोनिया से बनते हैं ना नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस दोनों हमारे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम्स होते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की सारी लाइन से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। इस लाइन में कंफ्यूज हो रहे हो ना आप लोग? यस देखो चलो इसको लिखो पहले। ये बोल रहे हैं NH3 को आप नाइट्राइट में NO2 में, अगर आप इसको NO2 से NO3 में देखो, NO2 से NO3 में देखो तो ये क्या प्रोसेस है? रिडक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यस लेकिन अगर आप NH3 से NO2 कराओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। NH3 से NO2, NH3 से NO2, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास? ऑक्सीडेशन यहाँ पे। तो बात तो सेम ही है ना, NO2 से NO3 में कराओ या फिर NH3 से NO2 में कराओ, रिक्वायरमेंट दोनों की पड़ने वाली है। वो प्लांट जो NO2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे उनको हम NO2 से NH3 में कन्वर्ट करा के दे देंगे। और जहां पे मेरे पास अमोनिया बन रहा है डायरेक्टली, अमोनिया कहाँ पे बन रहा होगा? देखो
ये अभी ऊपर प्रोसेस लिखा है इन्होंने। अमोनिफिकेशन होता है जब डेड ऑर्गेनिक मैटर से अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो डायरेक्टली हमको किसमें कन्वर्ट करके देता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करके देता है। लेकिन मेरा प्लांट अमोनिया की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट चाहिए, तो मैं वहां पे क्या करूंगी, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करा दूंगी नाइट्रेट और नाइट्राइट में, जो सेम काम हमारे नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस ही करेंगे। नाइट्रो फॉर्मेशन, नाइट्राइट फॉर्मेशन में भी नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टीरिया आएंगे, और एग्जैक्टली जो रिडक्शन NH3 होगा से NO2 कन्वर्ट कराना है तब भी ये दोनों ही बैक्टीरिया यूज होंगे, NO2 से NH3 कराना है तब भी यही यूज होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी नाइट्रेट रिडक्टेज वाले बताए कि नाइट्रेट रिडक्टेज क्या कराते हैं, मेरे पास NO3 से NH3 कन्वर्ट कराता है, बताया था नहीं बताया था। दिस इज ऑल्सो एन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक लाइन अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो इन्होंने बोला नाइट्राइट इज फर्दर रिड्यूस टू नाइट्रेट, कि अगर मैं NO2 से NO3 बनवा रही हूँ तो वहां पे मैं नाइट्रोबैक्टर यूज करूंगी। और मैंने यहाँ पे भी आपको नाइट्रोबैक्टर और एस्परजिलस की लिखवाए, लिखवाए नहीं लिखवाए, यस मैम लिखवाए हैं। यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है देखो, और यहाँ पे भी तो रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, NO2 से NO3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दोनों में सेम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं नाइट्रोबैक्टर। हमारे पास बैक्टीरिया फिक्स है, बैक्टीरिया फिक्स है कि ये हमारे पास नाइट्राइट के लिए वर्क करेगा, ये हमारे पास नाइट्रेट के लिए वर्क करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जिस वे में मैंने आपको बताया ना ये वाला प्रोसेस, ये याद रखना सिर्फ कि अगर मेरे को कहाँ पे NO2 में कुछ भी रोल प्ले कराना है, NO2 को NH3 में कराना है, NH3 को NO2 में कराना है, तो नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस में यूज करूंगी। लेकिन अगर मेरे को कहीं पे NO3 बनवाना है या NO3 से NH3 बनवाना है या NH3 से NO3 बनवाना है, तो मैं वहां पे नाइट्रोबैक्टर या एस्परजिलस याद करने वाली हूँ यूज। मैम और मैम इसी को कहते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। इसी को हम नाइट्रेट रिडक्टेज, इस एंजाइम को बोलेंगे नाइट्रोबैक्टर और एस्परजिलस को। ओके मैम, मैम इसका काम रहता है कि जैसे NO2 से NO3 करना, से NH3 करना। दोबारा बोलो। मैम इसका वर्क ऐसे है कि NO2 से NO3 करना, से NH3 करना। 2 से 3 करना और NO3 से NH3 करना, हाँ। NO2 से NO3 करने में भी हम लोग नाइट्रेट रिडक्टेज यूज करेंगे, या फिर NO3 को NH3 या NH3 से NO3 में भी कन्वर्ट करना है, तब भी हम वहां पे नाइट्रेट रिडक्टेज। इसके चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाती हूँ सो दैट आप लोगों को ना क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिल जाए। गिव मी अ सेकेंड। देखना जरा क्वेश्चन।
एक सेकेंड रुकना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। 1, 2, 7, 8, 9। फिर आप लोगों का थोड़ा क्लियर होने लग जाएगा ये चैप्टर। पोटेशियम है इसका। चैट सेक्शन में आंसर करो बेटा। मैम पोल क्रिएट करो। ठीक है, मैं पोल क्रिएट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने बता ही दिया, 7 और 8 के लिए मैं यस पोल क्रिएट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सब पोल में देंगे, कोई चैट सेक्शन में नहीं देगा। सेवन और 8 का आंसर दो जल्दी से। हो गई सबकी 7 और 8? यस मैम। यस मैम एक सेकंड। मैम 1 मैम 9 का बताना। 9 का भी मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ। हाँ वो समझना है। नाइन का आंसर बेटा सिर्फ 44 बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्लास में? नहीं आता है तो जस्ट मैम स्क्रीन स्क्रीन शो शो नहीं हो नहीं रहा हो है क्या रहा। बच्चों? मैम अब मैम। नो मैम। मैम हो रहा है मैम हो- एक मिनट में फिर से करती नो हूँ, मैम। कुछ बच्चों को नहीं हो रहा। पिन कर लो। कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है शायद, ये डिसमिस आ रहा है। गूगल मीट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। एक बार ना मैं लीव करके ज्वाइन करती हूँ बच्चों। ओके मैम। ओके।
बच्चों देखो अभी प्रेजेंट हो रही है ना, पिन कर लेना, शायद वो यस अभी मैम नहीं प्रेजेंट हो है। पा रही है खुद से। यस मैम हो गया। यस मैम हो रही है। हो रही है ना सबको? जिसको नहीं हो रही होगी एक बार यस ज्वाइन कर लेना, दिख जाएगा। ये हो जितने गई मैम। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें से मेरे को बताओ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम 9 में नाइन्थ में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलो जल्दी जल्दी से, हाफ आवर में। सी सी में क्या बोल रहे हैं? आयरन, आयरन का इन्वॉल्व होता है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। बोरोन मैग्नीज का क्लियर रहता है हम लोगों को, डी का फर्स्ट होगा, ठीक है। बोरोन का काम क्या होता है? बोरोन का पोलन जर्मिनेशन और जिंक का ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन सिंथेसिस। देखो जितने पॉइंट्स मैंने बताए थे एग्जैक्टली वही है, सिर्फ यहाँ पे विच ऑफ द Yes, फॉलोइंग ma'am. एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जिडिटी, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन रखने के लिए? पोटेशियम कोई पोटेशियम बोल रहा है, कोई कैल्शियम बोल रहा है। पोटेशियम कैल्शियम तो क्या कर रहा था? कैल्शियम क्या कर रहा था मेरे पास? सेल डिवीजन। मैम सेल डिवीजन करा रहा था, या फिर वो कैल्शियम पैक्टेट वाला याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब? आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फेरिक। इज एसेंशियल फॉर द Ferric. ग्रोथ ऑफ रूट टिप, रूट टिप मतलब कैल्शियम वाला मैम कैल्शियम कैल्शियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रो नॉट माइक्रो। मैम इसका बन इसमें ना कुछ कुछ दे रखे हैं मैक्रो और माइक्रो, मतलब कि कोई एग्जैक्ट तीनों मैक्रो नहीं है। मैक्रो की सबसे पहले ट्रिक बताओ कौन क्या आती है? शेपोमॉस कैफे कौन पी के मग से कौन पी के मग में कॉफी? कौन पी के मग से कॉफी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मॉलिबेडनम तो नहीं होता, नाइट्रोजन होता है, निकेल भी नहीं होता, बोरॉन भी नहीं होता, आयरन, आयरन भी तो, आयरन तो माइक्रो होता है तो आयरन भी नहीं हो सकता है। मैम कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, करेक्ट गलत दे रखे हैं। आयरन होता है जो माइक्रो में जाता है। मॉलिबेडनम, देखो मॉलिबेडनम भी माइक्रो में आता है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। निकेल वाला भी हमारा किस में आता है? माइक्रो में आता है। और हमारा बोरॉन भी माइक्रो में आता है और आयरन भी माइक्रो में आयरन माइक्रो में आता है, माइक्रो में आता है। ये जब नीट 2016 में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ये तो सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन? कौन कौन? मैंगनीज मिनरल्स रिक्वायर्ड नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ। लार्ज अमाउंट में जो चाहिए मतलब मेरे को मैक्रो चाहिए। मैक्रो मैक्रो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की से क्या हो सकता है? मैम ऑप्शन ए ये ऑप्शन होगा सेनेसेंट लीव्स। ये भी एग्जैक्टली हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेनेसेंट लीव्स वाला। इसके अलावा इसके अंदर और भी एक और एलिमेंट है, वो क्या कौन सा है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाला पैराग्राफ देखना, वहां पे सेनेसेंट लीव्स में हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये तीन इन्वॉल्व होता है। हाँ जी, ग्रोथ ऑफ पोटेशियम का क्या बोल रहे हो राधिका? ग्रोथ ऑफ राधिका की वॉइस ब्रेक हो रही है ना? यस मैम नेक्स्ट पढ़ो 6th, a few normal seedlings of tomato were kept in a dark room। मतलब हमने क्या किया, टमाटर की छोटी छोटी सीडलिंग्स ले लिया, उनको एक डार्क रूम में रख दिया जहां पे लाइट नहीं थी। आफ्टर अ फ्यू डेज they were found to have become white colored like albinos। albinos की जैसे वो जो लीफ थी मतलब वो सीडलिंग थी व्हाइट व्हाइट कलर की बन गई।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम? आखिरकार क्या हुआ होगा उसके अंदर जिसकी वजह से वो जो लीव्स थी वो लाइट कलर की बन गई? लाइट कलर की बन गई तो इसका मतलब लेक ऑफ क्लोरोफिल हुआ होगा ना? यस यस मैम। मैम, यस मैम। मैम लेक ऑफ क्लोरोफिल के लिए टर्म यूज करते हैं, दिस टर्म इज नोन एज एटियोलेशन। Etiolated. मतलब उस लीफ को बोलेंगे हम एटियोलेटेड लीफ। ठीक ओके है, मैम। 10th क्वेश्चन। बाकी टर्म्स भी बता दो क्या बेटा? मैम, बाकी टर्म्स का मतलब। बाकी टर्म्स, म्यूटेटेड, म्यूटेटेड का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन हो जाना। चेंज होना। म्यूटेशन तो नहीं होगा। एम्बोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मोबिलाइज सुना है? यस मैम। मोबिलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। ऐसे ही एम्बोलाइज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा ग्रो कर जाना, आर्टिफिशियल या नेचुरली, किसी चीज का बहुत ज्यादा ग्रो कर जाना। और डिफोलिएटेड, फोलिएशन, क्या बेटा? डिफोलिएशन हो जाना, किसी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना। मैम इम्बोलाइज्ड मतलब क्या बेटा? डी एम्बोलाइज का पूछ रहे दोबारा से? यस मैम। एम्बोलाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा डेवलप हो जाना, डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग, और जिसके अंदर कुछ अलग। क्या बोल रहे हो? एम्बोलाइज वैसे याद रखना जैसे कि हमारे पास मोबिलाइज टर्म होता है ना, उससे हम याद रखते हैं किसी भी चीज को मोबिलाइज कराने के लिए मेरे को उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। ऐसे ही एम्बोलाइज टर्म के अंदर होता है कि किसी भी सब्सटेंस को एक्स्ट्रा ग्रो कराने के लिए, उसके अंदर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कराने के लिए मेरे को उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ प्रोसीजर्स उसको देने पड़ेंगे। ये अब यहाँ पे तो नॉर्मली पूछे कि भाई डार्क रूम में रखा उसका कलर व्हाइट हो गया, तो व्हाइट कलर होने से म्यूटेशन नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एम्बोलाइज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं इसका हुआ, सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, उसका लाइट कलर हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ क्लोरोफिल। ओके मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन? देखो वही क्वेश्चन आ गया ना जो हर्ष पूछ रहे थे। सल्फर। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट इज lysis of water. Which one of the following element in plant is not remobilized? दोबारा से remobilize नहीं हम उसको कर सकते हैं। Calcium. कैल्शियम। कैल्शियम। मैम। जी मैम क्वेश्चन ग्रोथ ऑफ रूट टिप में कैसे ग्रोथ ऑफ रूट टिप, रूट टिप पे कौन सा टिश्यू होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा प्रेजेंट, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले में देखो जरा कौन से में जरूरत थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, दो में मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये करो, इनके मैं पोल्स जनरेट कर रही हूँ, सबके सब पोल में आंसर करेंगे बिकॉज पोल में आप लोग बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो। मैम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैम पोटेशियम नहीं हो सकता था, बट इसमें दे नहीं रखा है मैंने। पोटेशियम में भी लिखा है कि रूट टिप के लिए इसका रिक्वायरमेंट होती है। किस कौन से वाले क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हो ना? तो अब देखो सिंपली समझो, मैंने आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक बताया था, मेरिस्टेमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल पोटेशियम लिखवाया था कि भाई पोटेशियम के अंदर मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर पोटेशियम। यस और इसके अलावा और किसमें था मेरिस्टेमेटिक? कैल्शियम में था, और उसके साथ साथ डिफरेंशिएटिंग के अंदर भी था कैल्शियम। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो। आज भी हमारा एक ही चैप्टर फिनिश हो पाया है बिकॉज आप लोग ना प्रॉपरली रिवाइज करके नहीं आते हो। यस सुप्रिया। मैम गलती से ना मेरा 13 का गलत आंसर हो गया, मुझे सही आंसर पता था इसका। कोई बात नहीं चलेगा। ठीक। पोल में आंसर करो। मैम यस कीर्ति।
तीन में तो सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। यस मैम 15 वाले। Which one of the following is not a micro? माइक्रो नहीं है तो मतलब हमको मैक्रो बताने हैं। मोलिबेडनम माइक्रो है, मैग्नीशियम मैक्रो है, जिंक माइक्रो है, बोरॉन माइक्रो है। माइक्रो। तो आंसर क्या हुआ? बी। बी। क्या कंफ्यूजन? मैम आपने पोल तो सारे ही बंद कर दिए। बंद कहाँ किए? ऑप्शन ही नहीं। सब लाइव है, चेक करो। ज्यादा हो गए ना वैसे। चलो पहले 23 तक ही कर लो, आगे नहीं कर रही। अनामिका कौन सा पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो। माइक्रो नहीं है तो इसका मतलब मेरे को कौन सा बताना है यहाँ पे, मैक्रो कौन सा है। मोलिबेडनम भी माइक्रो है, मैग्नीशियम मैक्रो है, जिंक माइक्रो है, बोरोन माइक्रो है। बचा कौन सा? मैग्नीशियम जो मैक्रो है, वही हमें बताना है, नॉट अ माइक्रो। ओके मैम। मैम क्वेश्चन 22 बता दो। Gray spots of oat are caused by the deficiency of oat. Oats खाते हो? मैंगनीज। क्या? ग्रे स्पॉट्स आ रहे हैं तो ग्रे स्पॉट्स किसकी वजह से आएंगे? ओट्स के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। आयरन होता है सबसे ज्यादा। और अगर ओट्स का टर्म इन्होंने लिख दिया है ना, तो इसका मतलब वो आयरन की डेफिशिएंसी से ही हो रहा है। मैम 13 का क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर। मतलब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में आपको बताना है। आयरन मेरे लिए जरूरी होता है, मैग्नीज जरूरी होता है, फॉस्फोरस बचा कौन सा? कैडमियम। उसी को ही हमने पढ़ा नहीं है कैडमियम को, तो 13 का सी हो जाएगा। मैम 23 का 23 बोरोन इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन। बोरोन का क्या रोल प्ले होता है? बोरोन का पोलन जर्मिनेशन था और एक और क्या था? हम फोटोसिंथेसिस। शुगर ट्रांस बोरॉन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स भी आपका, और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में तो नहीं था, एक्टिंग शुगर एज ट्रांसपोर्ट था ना। प्रोटेक्टर फोटोसिंथेसिस, या फिर आपका शुगर ट्रांसपोर्ट है यहाँ शुगर पे। ट्रांसपोर्ट। शुगर ट्रांसपोर्ट। पक्का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन है। हम्म। मैम 26 बता दीजिए। When the plants are grown in magnesium deficiency but urea rich, यूरिया के अंदर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2 है ना, यूरिया रिच है, NH2CO मतलब नाइट्रोजन बहुत है। दैट सिम्टम्स एक्सप्रेस्ड आर, कैसे सिम्टम्स आएंगे? मैम येलोइश लीफ। यस, येलोइश लीफ होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो क्योंकि मैग्नीशियम मैम क्लोरोफिल से फ्लोरोसेंट। रिलेटेड होता है ना। यस मैम। बेटा आगे उसमें आंसर कर लो चैट सेक्शन में, मैं आप लोगों के आंसर्स देख रही हूँ, आप लोग क्या क्या आंसर कर रहे हो। हाँ, मैम मैग्नीशियम 22 इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लियर है।
Purine gland plants assist in sugar transport. Plant take zinc in the form of Zn+2 ion. हर्ष पूछ रहे हैं 22. ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर caused by deficiency of. किसकी वजह से आता है ग्रे स्पॉट्स? आयरन। मैम मैम मैग्नीज। मैंगनीज। मैंगनीज से मैम येलो होंगे ना। ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट्स का कॉज मेरे अकॉर्डिंग तो आयरन होना चाहिए, बिकॉज ओट्स के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन होता है। मैम वो वाला पैराग्राफ था ना जिसमें मैग- आयरन था, मैग्नीशियम वाला था। एक सेकेंड, हाँ मैग्नीज वाले में मैग्नीज मैंगनीज है। मैग्नीज की वजह से हम लोगों ने पढ़ा था ना टॉक्सिसिटी वाला कंसेप्ट। टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, ब्राउन स्पॉट्स आ रहे थे, ग्रे ब्राउन स्पॉट्स बाय क्लोरेटिक वेन्स। बेटा मैग्नीज भी इसका आंसर हो सकता है। उसमें तो ब्राउन बोला हुआ था ना इसलिए। ब्राउन स्पॉट्स वो क्लोरेटिक वेन्स पे थे। ये क्वेश्चन वो 2003 का है ना, तो पहले एनसीईआरटी में आता था ये। मैम स्लाइड ऊपर कर दीजिए, क्वेश्चन। इसका आंसर ना आंसर उसमें आंसर की में चेक करके बताऊंगी मैं एंड पे इसको। क्वेश्चन नंबर लिख लेना 22। मैग्नीज है गूगल। आंसर चेक कर लिया? यस मैम मैग्नीज है। यस मैम। अब साथ ही साथ आंसर क्यों चेक करते रहते हो? आंसर एंड में चेक किया करो। हो गई आपने बोला। जरूरत। चलो फिर अच्छा आगे करो। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें तो आपके? मैम का क्या होगा? 54 क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चंस करते टाइम तो ये लग रहा है ना कि चैप्टर में ज्यादा कंफ्यूजिंग था, लेकिन हमारे अच्छा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कराती हूँ। चलो पहले क्वेश्चन ये तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वही कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना हम लोग पहले। उसके क्वेश्चन देखो जरा, करना जरा 34 से क्वेश्चन एक बार, देन विल सी कितने मैम पोल। कंफ्यूजन। हाँ जी मैम पोल जनरेट कर दो। चलो 34 से मैं पोल जनरेट करती हूँ, इन सबको एंड कर दे रही हूँ। क्लास में वैसे भी बच्चे इतने कम ही एक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 34। करो जल्दी जल्दी से। मैम 34 बता दो। मैम एक बार 34 बता दीजिए। 34 में the product of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodule of leguminous plants are। ये वाला अमोनिया कंसेप्ट अभी बनता है। हमने रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। जब भी आप उसका पढ़ोगे ना लेग्यूमिनेज वाला कंसेप्ट, उसमें राइजोबियम इन्वॉल्व होता है, वो हमेशा क्या बनाता है, अमोनिया और हाइड्रोजन बनाता है, जिसका मैम ये मेन हट अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट कंसेप्ट देखना, ये आप लोगों को खुद से रिवाइज करना पड़ेगा, अनलेस मैंने यूट्यूब पे पूरा पढ़ाया हुआ है ये 3 लेक्चर्स में, तो तीनों के तीनों को फिनिश कर लेना आज। आज आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर फिनिश करोगे, प्लांट ग्रोथ एंड वाला रिवाइज करोगे, और सबके सब अपना नीट का फॉर्म फिल करोगे। यस मैम।
Thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out. Thiobacillus लिखवाया था ना, क्या करा? Denitrification. Nitrification. Thiobacillus और Pseudomonas. नहीं परम, आज और क्लासेस नहीं होंगी। आज टीचर्स ना किसी दूसरे टेस्ट में बिजी हैं। आज के जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के, वो टीचर्स आने वाली क्लासेस में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आप लोगों का पूरे करा देंगे। उसमें बैकलॉग नहीं रहेगा प्लानर में। मैम 37 बताइए। 37 में देखो, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय, मतलब हमारे पास जो नाइट्रोजिनेज होता है ना, इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए हमारे पास वहां पे एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, जो सारी ऑक्सीजन को ऐसे समझ लो डाइजेस्ट कर जाता है। वो होता है मेरे पास लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह वर्क करता है। यस परम, कल 3 बजे ही होगी क्लास। आगे का पूरा चैप्टर फिनिश करोगे ना, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेग हीमोग्लोबिन जो पिंक कलर की नोड्यूल्स बना देता है। मैम 39 नहीं दिख रहा। लास्ट एक काम करता है, 39 तक ही रखते हैं हम लोग। मैम 36 शुरू करना। 36 which of the following bacteria reduce nitrate in soil into nitrogen? नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना रहा है, मतलब डीनाइट्रिफिकेशन करा रहा है ना। यस मैम, सी नाइट्रोजन कौन कराता है? थायोबैसिलस कराता है। मैम 38। The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant. Leguminous plants के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते टाइम पहला स्टेबल प्रोडक्ट मेरा बनता है अमोनिया। लेग्यूमिनस प्लांट्स के केस में। नो मोनिका, जो कोई क्लास नहीं होगी। और मैम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर डिपेंड करता है, वो नाइट्रेट नाइट्राइट कुछ भी हो सकता है वहां पे। ओके मैम। लेकिन लेग्यूमिनस के अंदर जब आप देखोगे ना, इसको कंसेप्ट को पढ़ोगे, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है जहां पे अमोनिया बनता है। मैं आप लोगों को एक बार ग्रुप में इसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी मिनरल न्यूट्रिशन की, तो लास्ट लेक्चर देख लेना उसका। 44 वाला देखो, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन? लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंज करता है ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर, ये सही है। Nodule act as site for nitrogen fixation, right? Enzyme nitrogenase catalyze the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. Nitrogenase is insensitive to oxygen, नहीं बेटा, ये तो sensitive होता है ऑक्सीजन के लिए। डी ऑप्शन 44 का डी होगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस कर लेना, एक बार लेक्चर देखना ये लेग्यूमिनेज वाला, समझ आ जाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं देखो इसमें से, सिर्फ 54 क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही नहीं है इतने, बहुत कम क्वेश्चन आता है। और आगे वाला भी जो कंसेप्ट है ना नोड्यूल फॉर्मेशन वाला भी, इसमें भी मैक्सिमम ही ऑक्सीजन स्कैवेंजर वाला और नाइट्रोजिनेज सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। या फिर एक पैराग्राफ दे रखा है इसमें लेग्यूमिनेज वाला और नॉन लेग्यूमिनेज के ऊपर, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो पैराग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो आज के ना सबके सब अपना अपना होमवर्क लिख लो। टाइम टेबल बता दो आज का क्या रहने वाला है आप लोगों का। यस मैम। सबसे Yes, पहले ma'am. देखो जिसका नीट फॉर्म, वैसे तो इतने कम बच्चे रह गए हैं, आप लोगों में से कितने बच्चों ने नीट फॉर्म फिल कर लिया? डिक्लेरेशन वाला पॉइंट सबको क्लियर है ना?
डिक्लेरेशन वाला डिक्लेरेशन कैसे देना है? व्हाट्सएप पे शेयर हो गया था ना आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म, फिल करो उसको, मम्मी पापा के साइन कराओ और सबमिट कर डालो। और नंबर जो मैंने बच्चों आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया ना, प्लीज उन्हीं नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके कंफर्म कर लेना, बिकॉज एसडीएम ऑफिस आप लोग जा रहे होते हो, आपको कुछ भी बोला जाता है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज के बारे में। वो 2 लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है कि सेंट्रल लगाना है, स्टेट लगाना है, यूपी का बना हुआ है या कुछ भी। आप उनसे डाउट पूछोगे वो आपके क्लियर कर पाएंगे। ग्रुप में शेयर किया हुआ बेटा। ओके मैम। आज सबका फॉर्म फिल होना चाहिए, तो प्रायोरिटी पे आप लोग रखोगे अपना फॉर्म फिलिंग। कल जितने भी बच्चे क्लास में आएंगे ना, सबका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। सेकेंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।